Hello friends, welcome back to my channel Psychology Point. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला। पहले मैंने प्रॉमिस तो आप लोगों से बहुत किए कि मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, लेकिन बीच में एक्चुअली कुछ पर्सनल रीज़न से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। मैंने जॉब चेंज किया। नाउ आई एम वर्किंग इन अ मोर रेप्यूटेड स्कूल इन कानपुर. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द नेम ऑफ माई स्कूल राइट नाउ, बट उसी वजह से मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आई मीन्स आई शुड वर्क फॉर एज माई सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग. Now 231 subscribers I have. I'm really thankful to all my subscribers and those who are watching my videos, especially that practical videos on which now still people are watching that video. That is, I'm now the means it has reached to 3.4k views. I'm really thankful and I really try my level best कि अब मैं वीडियोस पोस्ट करूं. तो आज से एक सीरीज क्लास 11 साइकोलॉजी के लिए स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 से, और आई होप आई विल बी एबल टू प्रोसीड टिल चैप्टर 9. और ये केवल क्लास 11 साइकोलॉजी के बच्चों के लिए ही नहीं यूज़फुल है. ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जो साइकोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे भी बैठ रहे हैं. आईएएस में अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑप्ट किया है तो उसका भी बेस यही क्लास 11 से ही शुरू होता है साइकोलॉजी का, तो उनके लिए भी यूज़फुल है. जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, और आपके यूजीसी नेट में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है. तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 1, व्हाट इज साइकोलॉजी. और मेन फोकस तो मेरा सीबीएसई का सिलेबस पे रहेगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ. ऑलवेज कीप योर एनसीईआरटी बुक विद यू व्हेन यू सिट टू स्टडी फॉर सीबीएसई बोर्ड. ओके, क्योंकि वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है आपका, उसी में से ही आना है. और समझने के लिए भी, क्योंकि आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, तो अनटिल एंड अनलेस आप बुक अपने पास रखोगे, उसकी 10 बार रीडिंग करोगे, तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. साथ साथ आप वीडियो देखो, साथ साथ आप बुक की रीडिंग करो, तब आपको कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि जब भी हम देखिए, जब ए सिखाया जाता है, जब एक मदर या एक टीचर ए सिखाती है, तो वो ए सीखना कितना मुश्किल होता है. ऑल्दो अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, एक ऑलमोस्ट इन यू ऑल आर इन योर लेट एडोलेसेंस, तो थिंग्स उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है. बट हाँ, तो वो ए सीखना, बेस सीखना किसी सब्जेक्ट का थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसीलिए आपको रीडिंग की बार बार ज़रूरत है अगर आप 100% मार्क्स यू वांट टू अटेन. और अब जब सीबीएसई का पैटर्न भी चेंज हो गया है बेटा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तभी आप एमसीक्यूज़ में प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे एमसीक्यूज़ को. अदरवाइज सॉल्विंग मुश्किल होगी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, व्हाट इज साइकोलॉजी. सबसे पहले आपकी बुक में, व्हेन यू विल टेक आउट योर बुक्स एंड यू विल बी सीइंग, एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कोई भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना मुश्किल है. चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल स्टडीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिफ़ाइन करना. अब उसके उन्होंने रीज़न दिए हैं कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है. अपने ब्रेन से आप पूछिएगा कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है किसी सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना. क्योंकि देखिए बेटा, हर चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए उस सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. अगर हम साइकोलॉजी की बात करें
तो पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल माना जाता था, धीरे धीरे स्टडी ऑफ माइंड, अब तो साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसलिए सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वन रीज़न कि इट इवॉल्व्स कंटिन्यूसली, सेकेंड रीज़न कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में हम सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाते। चाहे वो किसी भी कंसेप्ट की भी डेफिनेशन, आप आगे भी जब साइकोलॉजी पढ़ते जाओगे, एक इंटेलिजेंस के डिफरेंट लोगों ने किस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। हर कोई एक पॉइंट लेते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ सब्जेक्ट। तो मैं फर्स्ट जो पॉइंट आपकी बुक में है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ सब्जेक्ट। व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? The first reason is the subject keeps on evolving continuously. Second reason is it is very difficult to describe all the phenomena in one definition. ठीक है, ये अगर आप जब फर्स्ट पेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैडम ने क्या बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे जब हम टर्म साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ओके, दे आर साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स, व्हाट डज द वर्ड साइकी मीन्स? साइकी मीन्स सोल, और लोगस मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ। हेंस द साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। देखिए, जब इसको पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल माना गया, अब सोल किसी ने ऑब्जर्व नहीं की। इतना मुश्किल है इस चीज़ को डिफाइन करना, इस चीज़ को परस्यू करना, फिर इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। आज तक किसी ने सोल नहीं देखी, आज तक किसी ने, कोई फिजिकल बेसिस नहीं है माइंड का भी, तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। इसीलिए उस समय तो ठीक है, ये बताया गया था जब साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी, तब तो ये बताया गया था कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन अब जो है इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर की स्टडी भी बेटा, हम देखिए, जब हम अकेले बैठे होते हैं कमरे में तो हमारा बिहेवियर दूसरा होता है। फिर जब हम दो लोग आपस में मिलते हैं तब हमारा बिहेवियर दूसरा होता है। उसके बाद जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ग्रुप में पढ़ते हैं तो, या पढ़ते हैं, खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा बिहेवियर दूसरा होता है। तो साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट study all types of behavior which are included in individual setting, in dyadic group, dyadic means involving two people, and organizational setting, that is involving any group. Okay, basis of our behavior could be social or could be biological. ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। फर्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इन योर एनसीईआरटी कि नॉलेज डिसिप्लिन को क्यों नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, कोई भी सब्जेक्ट एरिया को क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, ये हमने कवर कर लिया। सेकंड चीज़, हमने डेफिनेशन कवर करी, लिटरल मीनिंग कवर किया। एक्चुअली डेफिनेशन अभी नहीं कवर की, लिटरल मीनिंग देखा कि साइकोलॉजी का क्या होता है। थर्ड चीज़ हमने ये देखी कि कौन सी बिहेवियरल सेटिंग्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स होती हैं, डायडिक सेटिंग होती है, इंडिविजुअल सेटिंग्स होती हैं। इनमें साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी बिहेवियर स्टडी करती है। अब इसका बेसिस क्या होता है? इसका बेसिस होता है बायोलॉजिकल और सोशल बेसिस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल बेसिस भी हो सकता है। ठीक, अब इस तरीके का नेचर हमको स्टडी, इस तरीके के बिहेवियर हमको स्टडी करने हैं तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक
मैथड्स यूज करते हैं जो कि साइंटिफिक मैथड्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब डिसिप्लिन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें हमें दो चीजें रखनी होती हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इट स्टडीज। तो अब आप अपने पेन पेंसिल लेके बैठा करें, जब वीडियो देखें तो ये नोट कर लीजिए, व्हाट वी स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, MEB। शायद मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसमें भी, और मैं नॉर्मली जब भी क्लासेस स्टार्ट करती हूँ तो MEB एक्रोनिम से बताती हूँ कि साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है। ओके, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक, अब हाउ इट स्टडीज, it studies through different methods which it is adopting from natural sciences and social sciences also. Okay, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्ड मेथड्स पढ़ोगे, जैसे एक्सपेरिमेंट मेथड या आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसके थ्रू हम स्टडी करते हैं भी इंडिविजुअल के या ग्रुप के या टू इंडिविजुअल्स के बिहेवियर की साइकोलॉजी। ठीक, अब आपको सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी का क्लियर होता जा रहा होगा। इसके बाद आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर in different context, and in doing so it uses biological and social sciences to obtain data systematically. It makes sense of the data so that it can be organized as knowledge. ये definition आपकी NCERT साइकोलॉजी बुक्स में दी गई है। व्हाट इज साइकोलॉजी, मीनिंग मैं पहले भी समझा रही थी, अभी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि इट स्टडीज MEB यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स विच दे टेक अप फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में जो ये तीन टर्म्स हैं MEB, अब आपको इसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट पेज पर बुक पर मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक की, दैट इज मेंटल प्रोसेसेस। क्या होती हैं मेंटल प्रोसेसेस? तो सबसे पहले मेंटल प्रोसेसेस कुछ एक्टिविटीज जो हमारे ब्रेन और माइंड में चलती हैं, ये रिलेट करती हैं हमारे कॉग्निशन से। कॉग्निशन यानी कि वो प्रोसेसेस जिनसे हम वर्ल्ड को समझते हैं। ओके, इफ यू गो बाय डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज। ओके, द प्रोसेस थ्रू विच यू अक्वायर नॉलेज इज कॉल्ड कॉग्निशन। अब मेंटल प्रोसेसेस के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग खुद सोच सकते हैं। सोचना इटसेल्फ इज अ मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेंटल प्रोसेसेस के। स्टेप बाय स्टेप आप बुक से मैच करिएगा, आपको सारे पॉइंट्स समझ में आते जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपकी बुक में एक लाइन आपको मिलेगी कि ब्रेन एक्टिविटीज़ और ब्रेन या न्यूरल एक्टिविटीज़ और माइंड या मेंटल एक्टिविटीज़ में इंटर रिलेशन तो होता है, पर ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ये जब हम माइंड और ब्रेन में डिफरेंसेस भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, देन ऑल्सो वी विल सी एज वी प्रोसीड विद द चैप्टर। ठीक, तो these mental activities are different from the neural activities. न्यूरल यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्व से रिलेटेड। ये क्योंकि अभी आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो दिस वुड बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद एक चीज़ है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द माइंड
influences these changes in the brain also. तभी अगर you are strong mentally, it is going to affect or bring about the changes in your neural connections. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारी थिंकिंग अगर पॉजिटिव है तो नेचुरली इट इज़ गोइंग टू हैव एन अफेक्ट on the neural connections that take place in the brain, and it is vice versa also. Okay, so change of the state of mind implies a change in the state of the brain and vice versa. Okay, अब माइंड क्योंकि हम कभी देखे नहीं, isn't it? तो माइंड में होता क्या है? माइंड में होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस. ओके, माइंड इवॉल्व्स as an interaction and experiences in the world, okay, which are responsible for the occurrence of mental. अब next term जो आपको बुक में मिलेगी that is experiences. ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि experiences क्या होते हैं. जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में सीखते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं? अपने experiences के हिसाब से. तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि व्हाट आर एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंसेस कैन बी डिफाइंड एज लर्निंग acquired through daily life experiences. Okay, we cannot directly observe or know someone's experiences. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सब्जेक्टिविटी ले आती है साइकोलॉजी में. जैसे हम नेचुरल साइंसेस में 2 + 2 = 4, a+b² = ab, whatever you study, तो हम 100% एक्यूरेसी के साथ वो चीज़ बता सकते हैं. लेकिन साइकोलॉजी में क्योंकि हम एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम कोई भी चीज़ जो भी आप अपने एक्सपेरिमेंट से, रिसर्च से प्रूव करोगे, उसको आप 99% एक्यूरेसी से तो बता सकते हो, लेकिन 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल के अपने होते हैं. जब तक वो आपसे शेयर नहीं करते, आप उनको उनको बताते नहीं है, और वो बताएंगे भी तो भी ये होता है कि वो कब तक कौन सी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हाइड नहीं कर रहे हैं. तो इससे सब्जेक्टिविटी आ जाती है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में. ठीक, और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं पर्सन की इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंडेंट होते हैं. मेरे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है. आपका अपब्रिंगिंग दूसरे एटमॉस्फेयर में हुई है, मेरी अपब्रिंगिंग दूसरे एटमॉस्फेयर में हुई है. नेक्स्ट टर्म जो आपकी डेफिनेशन में है साइकोलॉजी की, वो है बिहेवियर. बिहेवियर यानी कि रेस्पॉन्सेस, ओके, और एक्टिविटीज़ जिसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं. ठीक, तो बिहेवियर आर रेस्पॉन्सेस और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज इन. और ये बिहेवियर जो है 2 टाइप के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर. ओवर्ट बिहेवियर जो कि आउटवर्डली हम देख सकते हैं, जैसे मैं अभी स्माइल कर रही हूँ और कोई लाफ कर रहा है, कोई क्राई कर रहा है, यू कैन ऑब्जर्व इट, isn't it? लेकिन अब someone is facing the camera for the first time or someone is there for the interview for the first time, तो उनकी हार्ट पाउंडरिंग, that would be the example of covert behavior which cannot be seen. Behavior ranges from simple to complex. Behavior हमारा simple भी हो सकता है, complex भी हो सकता है, overt भी हो सकता है, covert भी हो सकता है, और all behaviors could be explained in terms of SNR relation. SNR एक important term है, आप बार बार पढ़ेंगे अभी. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. स्टिमुलस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप इसको समझ सकते हो, या कोई भी चीज
जब आपके सामने आती है तो आप उसके प्रति रिएक्शन करते हो, दैट इज रेस्पॉन्स. एंड स्टिमुलस इज समथिंग विच इनिशिएट्स अ रेस्पॉन्स इन यू. ओके. And every stimulus, whether it is internal or it is external, is going to create a response. Responses vary करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि हम there are individual differences. अभी मैं बहुत कस के किसी के ऊपर डस्टर फेंक दूँ तो हो सकता है एक बच्चा तो बहुत कस के चिल्लाने लगे, दूसरा हो सकता है शांति से केवल देखे कि ये क्या हो गया है टीचर को, और मतलब कोई भी, लेकिन रिएक्शन किसी भी चीज़ का जरूर होगा. उसी तरीके से आप अंदर अगर परेशान हैं तो आपका रिएक्शन बहुत बाहर मतलब विजिबल होगा ही. जैसे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाएगा, या आप फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं शो करेंगे. तो इस तरीके से आप बिहेवियर्स के बारे में समझ. तो आज मैंने आपका फर्स्ट लॉन्ग आंसर व्हाट इज साइकोलॉजी और फर्स्ट 3 पेजेस आपके बुक के कवर कर दिए इस वीडियो में, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को प्रोसीड करूँगी. थैंक्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी सपोर्ट मिल सके. थैंक यू.